आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। संसद का विंटर सेशन चल रहा था। कार्यवाही लंच के लिए स्थगित हुई और मिर्जापुर की सांसद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले 54 अशोका रोड के लिए रवाना हुई। बंगले के बाहर हरे रंग की मारुति कार उन्हीं का इंतजार कर रही थी। नंबर था CIP 907। कुछ देर बाद वहां सांसद की गाड़ी आकर रुकी। वो घर के अंदर जाने के लिए गाड़ी से बाहर निकली ही थी कि तभी उस हरी रंग की कार से 3 नकाबपोश उतरकर सांसद की ओर तेज कदमों से बढ़े। उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और पलक झपकते 5 गोलियां उस सांसद की तरफ झोंक दी। गोलियों की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई। लहूलुहान सांसद को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, मगर तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। इस मौत से पूरा देश दहल उठा। हर कोई सख्ते में था, क्योंकि कुछ साल पहले तक वही सांसद बीहड़ की सबसे खूंखार डाकू हुआ करती थी, जिसने पुलिस को नाकों चने चबवा दिए थे। नाम था फूलन देवी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर आप नामी गिरामी सुन रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी की। फूलन देवी कौन थी? कोई उन्हें मसीहा कहता था तो कोई आतंक का दूसरा नाम। लेकिन फूलन का जीवन दरअसल था क्या? क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान से सुनिए, जिन्होंने फूलन देवी की खबरों को ग्राउंड से रिपोर्ट किया था और उनकी मौत की खबर भी सबसे पहले ब्रेक की थी। हिंदुस्तान में जब भी डाकू का जिक्र होता है तो फूलन देवी के बिना डाकू की कहानी अधूरी है, और फूलन देवी के बिना चंबल भी शायद अधूरा है। 1963 में 1963 में उत्तर प्रदेश में एक जालौन जिला है, उसी जिले के गोरहा का पूर्वा एक छोटा सा गांव है, बहुत ही गुमनाम गांव। ये गांव बाद में बहुत मशहूर हुआ फूलन देवी की वजह से। गरीब नहीं बल्कि बेहद गरीब और पिछड़े पूरी जो वहां पे गांव के लोग थे वो सारे थे। लेकिन फूलन देवी के साथ बचपन से जो हुआ वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसी थी जिसने फूलन देवी को, एक आम बच्ची को, एक बैंडिट क्वीन बना दिया। ये बात तब की है जब फूलन ने बंदूक नहीं उठाई थी और वो उत्तर प्रदेश के जालौन में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। एक रोज की बात है, हाथों में हथियार लहराता हुआ डाकू सरदार बाबू गुर्जर अपने साथियों के साथ फूलन के घर आ धमका। उसने फूलन के बाल पकड़े और घसीटता हुआ जबरदस्ती अपने साथ ले गया। रास्ते भर फूलन रोती रही, चीखती रही, मगर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अपने कैंप ले जाकर डाकू बाबू गुर्जर ने रात भर फूलन का रेप किया। इस घटना ने उस गैंग के कई डाकुओं तक में सिहरन पैदा कर दी थी। इसी गिरोह का एक डाकू था विक्रम मल्लाह। विक्रम फूलन को पसंद करता था। उसने तय किया कि अगर अब डाकू बाबू गुर्जर ने फूलन पर गंदी नजर डाली तो वो उसे जान से मार देगा, और वो दिन भी जल्द ही आ गया। पुलिस से बचकर अपने कैंप पहुंचा डाकू बाबू गुर्जर फूलन को देखते ही हैवानियत पर उतर आया। तभी अचानक एक गोली चली। गोली विक्रम मल्लाह ने चलाई थी। डाकू बाबू गुर्जर वहीं ढेर हो गया और इसी के साथ गैंग का लीडर बना विक्रम मल्लाह। उसने ऐलान किया कि अगर किसी ने मेरे और फूलन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम केवल मौत होगा। अब सब कुछ विक्रम मल्लाह के कहे मुताबिक चलने लगा था। लोग उसे सलाम करने लगे थे। उसका खौफ बढ़ रहा था। इसी दौरान गैंग के 2 बड़े डाकू श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर जेल से छूटकर बाहर आ गए। उन्हें बाबू गुर्जर की हत्या का पता चला और यह सुनते ही दोनों गुस्से से तिलमिला उठे और बदला लेने की ठान ली। डाकुओं का गैंग 2 भाग में बढ़ चुका था। एक गुट जो श्रीराम ठाकुर के साथ था और दूसरा गुट जो विक्रम मल्लाह को अपना सरदार मानता था। अब दोनों गुटों के बीच तलखियां बढ़ने लगीं और इसी बीच एक रोज दोनों गैंग के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें विक्रम मल्लाह की मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी की हत्या देखकर फूलन कांप उठी।
वो थोड़ा संभल पाती कि उससे पहले ही श्रीराम ठाकुर गैंग के लोग उसे वहां से अगवा करके बहमई ले आए। यहां फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और श्रीराम ठाकुर और उसके गैंग के करीब 2 दर्जन से ऊपर डाकुओं ने एक एक करके फूलन के साथ 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। कुछ रोज बाद मल्लाह गैंग के 2 डाकुओं ने वहां से फूलन को किसी तरह निकाल लिया। फूलन अब बीहड़ में लौट चुकी थी। इस घटना ने फूलन के अंदर ठाकुरों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी थी और इसके नतीजे आगे चलकर बेहद खौफनाक होने वाले थे। कहते हैं कि प्रताड़ना ने ही फूलन को डाकू बनाया, लेकिन इस प्रताड़ना की शुरुआत उसके परिवार से हुई थी। समाज सेवी प्रभात रॉय से सुनिए, जिन्होंने फूलन देवी के जीवन को बड़े करीब से देखा है। जो पिछड़ी जातियों में कुप्रथा है ना, बाल विवाह की, 35 वर्ष बड़े एक आदमी से उनका विवाह कर दिया गया। तो इसमें जो इन्हीं की जो मल्लाह जाति है, जिसकी वो थीम हो, या जो और जो मतलब उनको निषाद भी कहते हैं हमारे यहाँ, उसने ज्यादा उनको प्रताड़ित किया। शुरू में जो बागी बनी है उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ, घर के अंदर ही उनकी जहाँ ससुराल थी, और बाद में उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली और वो वापस लौट आई। वो कहानी कम लोग जानते हैं। ज्यादातर उनके डाकू जीवन को लोगों ने ज्यादा प्रचारित किया है, लेकिन उनकी जड़ में क्या था, वो जो इस तरह का प्रकृति उनकी नेचर क्यों बनी, जो जिसे आप विद्रोही स्वभाव कहते हैं, वो बेहद जुल्म से बना। और वो जुल्म घर के अंदर शुरू हुआ, वो किसी अन्य जाति ने नहीं किया कि ठाकुरों ने किया या ब्राह्मणों ने किया या उच्च जातियों ने किया, बल्कि उनके अंदर के ही लोगों ने, जो उनके परिवार के ही लोग थे। ससुराल तो परिवार ही हुआ, या उनका अपने परिवार ने जिसने विवाह किया, वो सारी बुनियाद डाली, जिसकी वजह से फूलन इतनी बड़ी विद्रोहिणी बनी, इतनी बड़ी बागी बनी। क्योंकि उस एरिया में डाकू नहीं कहते, बागी कहते हैं। बागी फूलन ने अब गैंग को विस्तार देना शुरू किया। जो कुछ फूलन के साथ गुजरा था, उसने उसे इतना कठोर बना दिया था कि वो निर्दोष ठाकुरों को लूटने लगी, उन्हें बंदी बनाने लगी। बाद में उनके घर वालों से फिरौती मांगती और कई बार तो उन्हें सही सलामत भी छोड़ देती और कई बार मार देती। अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे बांटने वाली अपनी नीति से फूलन ने अपनी छवि रॉबिन हुड सरीखी बना ली थी। धीरे धीरे यह भी हुआ कि लोग अपनी शिकायत लेकर फूलन के पास पहुंचते और वो उनका समाधान करती। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। एक रोज उसे पता चला कि श्रीराम ठाकुर अपने गैंग के साथ बहमई गांव में किसी शादी में शामिल होने आया है। ये सुनते ही फूलन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बिना समय गवाए वो अपने साथियों के साथ बहमई के लिए रवाना हो गई। पहुंचते ही फूलन के साथियों ने हवा में गोलियां चलाई, भगदड़ मच गई और इसी का फायदा उठाकर श्रीराम ठाकुर अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकला। लेकिन उसके गैंग के 2 डाकू पकड़ में आ गए। फूलन ने उन दोनों से पूछा कि श्रीराम ठाकुर कहाँ हैं उसके गुर्गे। वो दोनों जवाब देने के लिए राजी नहीं थे। इस हरकत ने फूलन के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने चीखते हुए आदेश दिया, शादी में जितने भी मर्द आए हैं सभी को पकड़कर बाहर लाओ और मेरे सामने खड़ा करो, सब के सब मरेंगे। शादी में शामिल होने आए 20 और आदमी पकड़कर लाए गए। उन सबको दोनों डाकुओं के साथ लाइन में खड़ा किया गया और बारी बारी से सबको गोली मार दी गई। जिनका कोई कसूर भी नहीं था उनकी भी जान चली गई। बहमई की इस वारदात ने सरकार को हिलाकर रख दिया। यह साल था 1981 का और उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी। दबाव इतना ज्यादा था कि वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब पूरा सरकारी महकमा फूलन के पीछे पड़ गया था। केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी ने भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि फूलन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फूलन को लोग बैंडिट क्वीन यानी बीहड़ की रानी के नाम से बुलाने लगे थे। उसे पुलिस को चकमा देकर भाग जाने में महारत हासिल थी। वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह उनके गैंग के बारे में बताते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा फूलन देवी के गिरोह में, जब उनका इंडिपेंडेंट गिरोह हो गया तब भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। कोई अच्छा वेपन नहीं था फूलन देवी के गिरोह में। यार उन्होंने एक जालौन जिले में एक गांव है भोजापुर में रात में डकैती डाली, गूंज आसपास सुनाई दे रही थी। तो एक करौली गांव में वहां पर डकैतों ने एक ठाकुर को मारने की फरमान जारी कर रखा था, तो वहां पीएससी का कैंप तैनात किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए। केवल 1 किलोमीटर दूर का गांव था। फूलन देवी लाउड हेलर से उस गांव को लौट रही थी। भोजापुर का पंडितों का गांव था, चतुर्वेदी पंडितों का। तो वहां पर से पीएससी टस से मस होके आई नहीं। तो फूलन देवी के गिरोह में कभी बहुत ज्यादा लोग नहीं रहे, 12-14 लोग केवल रहे, कोई बड़ा गैंग नहीं रहा। उस समय बड़े गैंग तो 70-80 के जो गैंग थे वो घनसा बाबा का था, मलखान सिंह का था। इन लोगों के गैंग 70-80 लोग थे।
लेकिन फूलन देवी की गिरोह में 12-14 से कभी भी ज्यादा लोग नहीं थे। बहमई हत्याकांड के बाद फूलन को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर 2 साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। मध्य प्रदेश के भिंड में उस दौरान एक आईपीएस अफसर तैनात थे। फूलन के साथ वो लगातार संपर्क में रहते थे, उसे सरेंडर करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। उन्होंने फूलन को आश्वासन दिया कि वो सरेंडर कर देगी तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। ये आश्वासन खुद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फूलन तक पहुंचवाया था। भागने और छिपने से परेशान फूलन भी सरेंडर के लिए लगभग राजी हो गई, मगर चंबल रेंज के डीआईजी इस समर्पण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि डकैतों का सरेंडर नेम फेम के लिए किया जा रहा है। एक दिन अचानक उन्होंने फूलन के खास आदमी बाबा मुस्लिम के भाई को किसी बहाने से बुलाकर उस पर गोली चलवा दी। इस बात का पता चलते ही फूलन ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। आईपीएस राजेंद्र चतुर्वेदी जब फूलन से मिलने पहुंचे और सरेंडर की बात कही तो फूलन गुस्से में चीख पड़ी, लेकिन किसी तरह करके फूलन को शांत किया गया। कुछ रोज बाद आईपीएस राजेंद्र अपनी बीवी और बेटे को लेकर फूलन के पास पहुंचे ताकि फूलन को एहसास हो कि वो उन पर कितना भरोसा करते हैं। इस मुलाकात के बाद फूलन ने संदेशा भिजवाया कि वो सरेंडर के लिए तैयार है, मगर कुछ शर्तों पर। पहली शर्त थी कि वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में सरेंडर करेगी। दूसरी शर्त थी कि उन्हें और उनके किसी भी साथी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तीसरी शर्त थी कि वो हथियार पुलिस के सामने नहीं बल्कि महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीरों के सामने डालेंगी। और चौथी शर्त थी कि जब वो और उनके साथी रिहा होंगे तो सरकार उन्हें जमीन देगी ताकि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। तय किया गया कि फूलन की सारी शर्तें मान ली जाएंगी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा फूलन चाहती थी। 13 फरवरी 1983 को फूलन अपने साथियों के साथ भिंड पहुंची और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। उस वक्त वहां करीब 10,000 की तादाद में लोग सिर्फ फूलन को देखने पहुंचे थे। सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे और ऐसे माहौल में फूलन ये ठान चुकी थीं कि अब वो बागी का जीवन छोड़ देंगी। फूलन जब सरेंडर कर रही थीं तो पत्रकार केपी सिंह वहीं मौजूद थे। उस दौरान वहां क्या क्या हुआ था उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनकी ही जुबानी सुनिए। इतना जबरदस्त पथराव हुआ, पहली बार चंबल के डकैत हीरो हुआ करते थे वहां की जनता की निगाह में। इनके समर्पण में इस कदर मतलब वो हुआ है, लोग माइक छीन लिया गया था अर्जुन सिंह के हाथ से, मुख्यमंत्री से। वहां पे छात्र नेता ने उसने कहा कि तू हत्यारा है, मतलब जो 22 लोगों की हत्या में है। और नीचे से जनता ने जबरदस्त उपद्रव किया, संभालना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे इनको बैन में ले जाया गया, जेल की में तब संभाल पाए। इतनी स्थिति खराब। और बीबीसी वगैरह पे सब पे समर्पण की कोई खबर नहीं। खबर ये थी कि किस तरीके से लोगों ने उपद्रव किया। राजीव गांधी का संदेश, राजीव गांधी उसमें महासचिव थे कांग्रेस के, अर्जुन सिंह ने संदेश पढ़वा दिया था। जब बीबीसी से एक खबर प्रसारित हुई कि वहां जनता ने विद्रोह कर दिया, भीषण आक्रोश है, तो राजीव गांधी ने जवाब तलब किया। अर्जुन सिंह के से इस्तीफा मांगने की नौबत आ गई थी। अर्जुन सिंह ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब वो इस्तीफा बच पाया। फूलन करीब 10 साल से ज्यादा ग्वालियर की जेल में कैद रही। उस वक्त के कई पत्रकार कहते हैं कि फूलन को कभी भी कैदियों की तरह नहीं रखा गया। उनके लिए अलग से खाना बनाया जाता था। वो खुले में रहती थीं और वहां पर लोग अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे थे। 10 साल गुजर गए। 4 दिसंबर 1993 को करीब 1 साल बाद उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा। मुलायम सिंह यादव की सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि फूलन देवी पर जितने भी मुकदमे लगे हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। कुछ ही महीनों बाद फूलन आजाद थी। फूलन ने जेल से छूटते ही उम्मेद सिंह से शादी कर ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे। तय हुआ कि मिर्जापुर सीट से सपा की टिकट पर फूलन देवी खड़ी होंगी और चुनाव जीतकर वो संसद पहुंच चुकी थी। मगर 2 साल बाद ही केंद्र में सरकार गिर गई। वापस चुनाव हुए और फूलन हार गई। लेकिन अगले ही साल फिर से वो मिर्जापुर की सांसद चुन ली गई। सांसद बनने के बाद फूलन ने हमेशा लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था की वकालत की और कहा कि सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। मगर उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़कर बंदूक क्यों उठाई थी, तब उन्होंने इसका जवाब दिया था।
देखो ऐसा है कि उस टाइम भी ऐसा माहौल बनाया था लोगों ने कि हम न्याय पे गए, हम तरफ पुलिस प्रशासन पे गए। पुलिस प्रशासन ने हमें 3 दिन 3 रात बंद करके रखा। वहाँ कितनी बुरी तरह से मारा पीटा, क्या क्या मेरे साथ किया मैं नहीं बता सकती हूँ। क्या मैंने न्याय के पास नहीं गए। और फिर डकैत में अपने आप को हमने बंदूक की डरी मिल गई, कहीं हमने उठा ली कि मैं कहीं जंगल में चम्बिल घाटी में पैदा हुई थी जो एकदम चम्बिल घाटी बन गई। अरे हम भी एक माँ बाप के बेटी थे, हम भी एक गांव में रहते थे। कोई हमें शिक्षा तो दी नहीं गई थी कि बेटा तू बड़ी होती बंदूक चलाना सीख लेना है। हम लोग तो बंदूक भी नहीं जानते थे, पर हमें समाज ने जैसा बनाया जैसा हम बने। कुछ लोग फूलन को बागी कहते हैं और जुल्म के खिलाफ उनके बंदूक उठाने को जायज भी ठहराते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो उन्हें अपराधी मानते हैं। फूलन के साथ हुई प्रताड़ना जहां हमदर्दी पैदा करती है, तो दूसरी तरफ बहमई में 20 मासूम लोगों की हत्या उन पर सवाल भी खड़े करती है। कहा गया कि इन्हीं हत्याओं का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या भी की थी। फूलन तो चली गई, लेकिन उनकी कहानी उनके नाम की तरह चर्चित हुई। शेखर कपूर ने उन पर बैंडिट क्वीन नाम से फिल्म बनाई है, माला सेन ने उन पर किताब लिखी है और खुद फूलन ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। 2020 में उत्तर प्रदेश में फूलन की मूर्ति लगाए जाने पर भी खूब राजनीति गरमाई। लेकिन इन सब के बावजूद जब जब चंबल के बीहड़ का जिक्र होगा, तब तब एक नाम हमेशा जिंदा हो उठेगा, वो है फूलन देवी। आज का नामी गिरामी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। कोई और शख्सियत है जिस पर आप चाहते हैं कि हमें नामी गिरामी करना चाहिए, तो इसी पते पर हमें खबर कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए प्रोडक्शन किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए आज तक रेडियो।